हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज मैं खड़ा हूं अपने रेस्टोरेंट मोमो मेस के सामने। मोमो मेस जो कि लोकेटेड है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने, सिरमौर चौक, कॉलेज चौक के बीच में। मोमो मेस कहीं ना कहीं आज रीवा के बीचों बीच संचालित है, लेकिन ये सब बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। ये शुरू हुआ था एक बहुत ही छोटे टेबल से, बहुत ही इमोशनल स्टोरी के साथ, जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत शोर शराबा है, तो पहले कहीं आपको ले चलते हैं शांत सी जगह पे और सुनाते हैं आपको इसकी स्टोरी। तो दोस्तों, शांत जगह की खोज में हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मण बाग। और यहाँ आते ही मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लक्ष्मण बाग पहले क्या था और अब क्या है। रीवा में केवल लक्ष्मण बाग ही नहीं, रीवा में बहुत सारी चीज़ें, पूरा रीवा बहुत चेंज हो चुका है। यहाँ के डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही चीज़ें कि बहुत देखने लायक है। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके रीवा की बहुत अच्छी अच्छी जगह भी घुमाऊँगा और दिखाऊँगा कि रीवा पहले क्या था और अब क्या है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, कितनी अच्छी चीज़ें बन गई हैं, या कितना अच्छी सुविधाएँ हो गई हैं। लेकिन ये वीडियो इस बारे में नहीं है, ये वीडियो है सिर्फ हमारी एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जहाँ से हम लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, द मोमो मेस वहीं पे स्टार्ट नहीं हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है बहुत छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी टेबल, बहुत छोटी सी चीज़ों से। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई, क्यों हुई, क्या पर्पस था और हम आगे और क्या करने वाले हैं। आज से करीबन 10 साल पहले मैं रीवा में नहीं रहता था। मैं अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था। जैसे कि हर मम्मी पापा की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, सरकारी नौकरी में जाएं, कुछ अच्छा करें। उसी तरह मेरे पेरेंट्स ने भी सोचा कि हमारे बच्चे पढ़ें। इसी खोज में, इसी तलाश में, इसी कोशिश में उन्होंने हम तीनों बच्चों को रीवा लेके आए। हम लोग स्कूल में पढ़े भी, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जो घर में नहीं हो पा रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था। जिन कारणों की वजह से गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की 3 से 4 महीने की छुट्टियों में हम दोनों भाई कुछ न कुछ काम किया करते थे, किसी भी दुकान में जाके काम किया करते थे। पहला साल 2012 में जब मैं रीवा में था, मैं गर्मी छुट्टियों में एक कपड़े की शॉप मैंने ज्वाइन की, कुछ खर्चा वगैरह इकट्ठा करने के लिए, कुछ फीस इकट्ठे करने के लिए, जो शिल्पी प्लाजा में आज भी संचालित है। वहाँ मैंने चालू किया जाना और वहाँ मेरे को 1200 रुपये पर मंथ दिया जाता था। झाड़ू पोछा, थोड़ा बहुत चाय वाय के बर्तन, कस्टमर को पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये सारी चीज़ें मैं किया करता था। कोई दिक्कत नहीं थी, उस समय के लिए अच्छा था, कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने एक और दुकान छोड़ी, सिर्फ और सिर्फ 300 बढ़ाने के लिए। 1200 मिल रहा था, एक दुकान वालों ने ऑफ़र किया कि मैं 1500 रुपये दूंगा। मैंने वो छोड़ के वहाँ ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे मेरी मेंटालिटी हो चुकी थी, एक जैसे कि होती है कि भाई काम करने वाले के लिए फिर बस काम काम दिखने लगता है, पैसे दिखने लगते हैं। वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन बहुत खुशी देता था। उस समय में उतने रुपए बहुत मायने रखते थे हमारे परिवार के लिए भी, मेरे लिए भी एक सपोर्ट था परिवार के लिए। और मैं इसी चक्कर में 9 में पढ़ाई नहीं किया और जाके मैं फ़ेल हो गया। जैसे ही मैं फ़ेल हुआ, हमारे फ़ेल का रिज़ल्ट आया, हमारे माता पिता को शौक लग गया, क्योंकि परिवार में दोनों भाई बहनों के अलावा एक मैं ही ऐसा बच्चा था जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं आगे चल के गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करूँगा, अच्छा नाम रोशन करूँगा। जैसे कि हर एक मिडिल क्लास परिवार, लोअर क्लास परिवार का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में हो, वैसे हमारे माता पिता का भी सपना था, जो कि उतनी समय उनके लिए ये सपना टूटा सा दिख रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती, बिना फाइनेंशियल कंडीशन के, बिना किसी अच्छी कंडीशन के मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल किया। प्राइवेट स्कूल में दाखिल होते ही मैंने 1 साल तक ताबड़तोड़ पढ़ाई मेहनत की और मैं अच्छे नंबर लाया। माता पिता को थोड़ा खुशी हुई और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने मेहनत करके, मजदूरी करके, ठेला लगा के एक थोड़ा सा ही सही बट फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक कर ली थी कि वो फीस दे सकते थे। फिर से गर्मी की छुट्टियां आते ही कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि मैं फिर से काम ढूंढने लगा
इस बार इत्तेफाकन मेरे को ऐसा काम मिला जिसकी वजह से मेरे ज़िंदगी में मोमोज़ की एंट्री हुई। और उस समय मेरी पेमेंट थी 2500 रुपये। मैं दिन के 2 बजे जाता था और रात के 10 से 11 बजे आता था। लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं जो मेरे मालिक थे उनको मेरे में कुछ कला दिखी और मेरे को बहुत जल्दी उन्होंने शेफ़ बना दिया। 3 महीने काम करने के अंदर मैं उस समय 13 साल की उम्र में एक चाइनीज़ शेफ़ बन गया। और वो उस समय काउंटर छोड़ के मेरे को काउंटर में खड़ा करने लगे। मेरे को कम से कम 3 से 4 हेल्पर दिए जो कि एज में मेरे से 3 गुना बड़े थे। कहीं ना कहीं मेरे को खुशी हुई कि शायद मुझसे कुछ बनने लगा है, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम आया हमने वो काम छोड़ दिया। फिर अगले साल मैंने काम किया, फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने काम किया, फिर मैंने छोड़ा। जैसे मैंने 12th क्लास में एंट्री की तो एक मेरे दोस्त ने एनडीए के बारे में बताया और मैं मोबाइल में सर्च करने लगा कि एनडीए क्या है, क्या होता है, इससे कैसे होता है, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं 12th पास करते करते मेरे अंदर देश सेवा का एक जुनून भर गया था और मेरे को बस एनडीए करना था, मेरे को बस लेफ्टिनेंट बनना था। इसी चक्कर में इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, जैसे एक माँ बाप का हमेशा सपना होता है कि मेरा बेटा हमेशा अपनी चीज़ों को ग्रैब करे, जो चाहता है वो पाए, मेहनत करे, आगे बढ़े। उन्होंने बहुत कर्जा ले लिया, तकरीबन 50 से 70 हज़ार का उन्होंने कर्जा लिया और मेरे को 12th के बाद इलाहाबाद भेजा एनडीए की कोचिंग के लिए। मैं इलाहाबाद में रहते हुए 6 महीने मेहनत किया, पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया। मैं नैनी में रहा करता था, अकेले रहा करता था और मैं इलाहाबाद जाता था कोचिंग, तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूरी। साइकिल लेके मैं जाया करता था, साइकिल लेके ही मैं आया करता था। बहुत पढ़ाई किया मैंने, अकेले रहना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब कुछ करता था। बहुत मन लगा हुआ था। लेकिन अचानक से एक घटना होती है। वो घटना थी मेरे भाई का एक्सीडेंट। रामपुर बघेलान के पास एक नहर है, वो नहर में गिरे, बाइक टूटी फूटी, उनको सर में बहुत बड़ी चोट आई और इस घटना ने मेरे को पूरी तरह से मोड़ दिया। मेरा पूरा रास्ता चेंज हो गया, मेरी पूरी सोच चेंज हो गई। हम लोगों ने, मेरे परिवार ने बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे जुटा के उनका इलाज करवाया। तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली में कर्जा हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर इसके बाद मेरे पास एनडीए के लिए लगभग एज लिमिट भी नहीं थी, क्योंकि शुरू करने से पहले मैंने अच्छे से इस बारे में भी नहीं जाना था कि क्या एज लिमिट होती है, क्या होता है, एक ही अटेम्प्ट होता है, क्या होता है। कुछ चीज़ों के ज्ञान के अभाव के कारण हमारे पास लगभग चीज़ें नहीं बची थी। मैं एनडीए में और आगे नहीं जा सकता था और आगे पढ़ाई नहीं कर सकता था और दूसरा एग्ज़ाम, अगला एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से मैं रीवा वापस आ गया। और भाई के एक्सीडेंट भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर मैंने रीवा में ही न्यू साइंस कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया और मैं धीरे धीरे पढ़ाई चालू की, कैसे भी करके बिना मन से ही पढ़ाई चालू की। मैंने बीएससी में न्यू साइंस कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो भी बिना मन से, क्योंकि मुझे कॉलेज करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जैसे कि उस समय मेरे को लग रहा था कि शायद ये टाइम वेस्टिंग होगा। अब वो सही था या गलत पता नहीं। अब कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब धीरे धीरे मेरे मन में प्रेशर बढ़ने लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैं 3 साल यहाँ रीवा में बर्बाद करूँ। और मेरे माता पिता बस इसी सोच में पड़े रहें कि मैं कर्जा कैसे पटाऊँ। तो तभी एक दिन मैं बैठा हुआ था घर में। एक मेरे भैया हैं जो बचपन से बहुत सपोर्ट करते आए हैं, हर एक चीज़ में, हर एक जगह सपोर्ट करते आए हैं। उन्होंने मेरा को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुमने मोमोज़ के काम में काम भी किया है, तुम अच्छा काम भी करने लगे थे, तो तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तुम मिल के किसी के साथ थोड़ा बहुत पैसे निकालने के लिए तुम ये काम कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैंने रात भर सोचा और मैंने ध्यान दिया कि वास्तव में क्या मैं कर सकता हूँ। और सुबह उठते ही लगभग मैंने पूरा मन बना लिया था कि अब मैं मोमोज़ का काम करूँगा, लेकिन पार्ट टाइम, क्योंकि उस समय मैं कोचिंग भी पढ़ाता था, कोचिंग पढ़ने भी जाता था। तो मैंने एक अपने दोस्त को उसकी दुकान से, वो एक किराने की दुकान में काम करता था, वहाँ से मैंने काम छुड़वाया। मैंने कहा कि भाई चल मेरे साथ, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। वो 1500 रुपये में उस समय किराने की दुकान में काम करता था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग काम करेंगे मोमोज़ का
और इसके लिए चाहिए थी एक प्रॉपर जगह। जगह कौन सी होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। हम लोग स्कूटी लेके पूरा रीवा घूमने लगे। डेली साथ में शाम को मिलते, 20 रुपये का 30 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते और पूरा रीवा घूमते। यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे ठीक है, ऐसे करके हमने एक जगह डिसाइड की। एक जगह हम लोगों को ठीक लगी, वो थी बाणसागर तिराहा, जहाँ से हम लोग पहला स्टॉल स्टार्ट किए थे। एक हमारे भैया हैं जिनके साथ मैं जब तकरीबन स्टार्टिंग में मोमोज के काम चालू किया था मतलब जब काम करना चालू किया था, जाना चालू किया था, जो मेरे को लेके गए थे कि चलो मैं काम दिलाऊंगा, वो रीवा में रहते थे। उनसे हमने बात की कि उनके रूम में मोमोज बनाएंगे। कहीं ना कहीं वो एग्री हो गए, ठीक है आधा आधा पेमेंट दे लेंगे, सारी चीज़ें। हम लोगों ने पहले दिन 3 किलो बंधा लाके और 2 किलो मैदा लाके मोमोज़ बनाया। तकरीबन शाम को 6 बज गए थे बनाते बनाते। फिर हम लोगों को लगाना था, हम लोग इकट्ठा किए सारा सामान, जल्दी जल्दी इकट्ठा किए। पूरा दिन कुछ खाए भी नहीं थे। कुछ हमारे दोस्त हैं साथ में, उनके साथ में बाइक में हम लोग जाके मोमोज़ का स्टॉल लगाया और लगभग आधे घंटे में हमने 16 से 17 प्लेट मोमोज़ बनाया था। वो सब ख़त्म हो गया। उस दिन का जो रात थी वो कहीं ना कहीं एक खुशी दे रही थी कि शायद हम यहाँ से साइड इनकम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इस बिज़नेस में घुसना अभी भी हमारा मकसद नहीं था। कहीं ना कहीं हम तलाश में थे, खोज में थे कि मैं अच्छी पढ़ाई करके, मेहनत करके सरकारी नौकरी पालूंगा। मोमोज से काम करना प्रॉपर परमानेंटली, ये मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो एक मेरा दोस्त था जिसके साथ हमने चालू किया था, उसने हाथ खड़ा किया। उसने कहा कि मैं पार्टनरशिप में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उससे संभल नहीं रही थी। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप में दोनों लोगों को बराबर का कंट्रीब्यूशन करना होता है, लेकिन उस चीज़ में वो फेल हो रहा था। उसके हिस्से से कुछ लॉसेस हो रहे थे, जिसमें वो उसको टेंशन में आया और सोचा कि ये सही नहीं है। उसने हाथ खड़ा किया कि मेरे को पेमेंट फ़िक्स कर दो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उसकी मैंने पेमेंट फिक्स की उस समय 5,000 रुपये, और हमने काम चालू किया। धीरे धीरे एक स्टॉल से 2 स्टॉल लगाया, तीसरा स्टॉल लगाया, चौथा स्टॉल लगाया। फिर लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में हम घर बैठ गए, सारी चीज़ें बंद हो गई, सारे सपने मर गए, सब कुछ बंद हो गया। फिर लगने लगा कि क्या हम लॉकडाउन ख़त्म होते ही ऐसा कुछ शुरू कर पाएंगे, क्या हमारा समय साथ देगा, क्या हम ये जो कर्जा है ये पटा पाऊँगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। लॉकडाउन पार करते ही हमने फिर से चालू किया, फिर से चीज़ें वैसे चालू की, मेहनत किया और लगभग हमने 1 साल तक पूरा ऐसे किया। फिर जाके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब बिज़नेस ही करूँगा। ये दिन, जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस ही करूँगा, वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे माता पिता अभी भी मेरे से एग्री नहीं थे कि मैं बिज़नेस करूँ या फिर मोमोज़ का स्टॉल लगाऊँ। उनका कहीं ना कहीं सपना था कि मैं सरकारी नौकरी ही करूँ, सरकारी नौकरी के लिए ही जाऊँ। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन इसके तकरीबन 10 दिन तक मेरे पिताजी ने मेरे से बात नहीं की। कहीं ना कहीं मेरी माताजी भी एग्री नहीं थी। इन चीज़ों को झेलते हुए मैं आगे बढ़ा और मैं धीरे धीरे सपना देखने लगा मोमोज़ का आउटलेट खोलने का, मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ी देने का, मोमोज़ का रेस्टोरेंट खोलने का, फ्रेंचाइज़ी देने का। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों का वीडियो देखना चालू कर दिया कि कैसे फ्रेंचाइज़ी होती है, कैसे आउटलेट खोलते हैं, कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे। बट अभी हमारे पास कर्जा ही बस पटा था, हमने कोई 1 रुपये भी अभी जोड़ा नहीं था। हमने, ये बात सत्य है कि हमने तब तक में कर्जा पटा दिया था। अच्छा खा ले रहे थे, अच्छा पहन ले रहे थे, लेकिन हमने 1 रुपये जोड़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं मन में बहुत डाउट था कि कैसे होगा। लेकिन हमने बहुत वीडियोज़ देखना चालू कर दिया। कुछ दिनों में मैं इतना मोटिवेटेड हो गया कि मैंने 6 महीने में, 4 से 6 महीने में मैंने लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए जोड़ लिया और मैं बस दुकान देखना चालू कर दिया। मैं दिन भर काम कराता, शाम को स्टॉल लगवा देता, फिर शाम को बाइक लेके यहाँ से वहाँ दुकान देखता। दुकान देखते देखते ही मेरे को एक सिरमौर चौराहे में
कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने एक बंद दुकान मिली। पिज़्ज़ा की कोई शॉप थी उस समय 2 से 3 रेस्टोरेंट उसमें खुल के बंद हो चुके थे, वो मेरे को मिली। मैं वहाँ गया, 2-3 दिन लगातार गया, मैंने बात की। मैंने जब फ़ोन किया तो वो दुकान मालिक के पास फ़ोन नहीं गया, वो जो रेंट पे लिए थे पिज़्ज़ा वाले, उनके पास फ़ोन गया। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरा सारा सेटअप है, मैंने इन्वेस्ट किया था तकरीबन 10 लाख रुपए, आप मेरे को 6 लाख रुपए दे दो, आप मेरे को सेटअप दे दूंगा और आप वहाँ उनसे रेंट पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मना कर दिया, मैंने साफ साफ कहा हमारे पास इतनी बजट नहीं है। लगभग 3 लाख की बजट है, उसमें भी मैं 3 लाख आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ना कुछ बैकअप के लिए चाहिए। फिर तकरीबन 15 से 20 दिन उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। फिर एक दिन मेरे को कॉल आता है कि प्रदीप भाई, क्या आप वास्तव में हमारा सेटअप लेना चाहते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर उनसे मैंने डील की, तकरीबन 2 लाख में उनका कुछ सामान सेटअप मैंने लिया और दुकान भी रेंट पे ले ली। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, कहीं ना कहीं इधर उधर घर परिवार और चीज़ों में खर्चे हो रहे थे। फिर तकरीबन 2 महीने दुकान बंद रही, क्योंकि हमारे पास दुकान को रिनोवेट करवाने के लिए, उसमें पैसे डालने के लिए, सामान लाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि 2 लाख रुपए का सेटअप सफिशिएंट नहीं था। वो कुछ चीज़ें थी उसमें, सामान, कुछ इंटीरियर था जो कि वो मेरे काम नहीं आना था, क्योंकि हमारा जो थीम सोचा हुआ था वो रेड येलो था। फिर हमने कहीं से 4 से 5 लाख रुपए पैसे जुटाए, कर्जे लिए, यहाँ वहाँ से कर्जे लिए। तब तक में तो मार्केट में एक थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया था, तो लोगों ने सपोर्ट किया। आज भी मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे मेरे से जुड़े हुए हैं रीवा में, जो सपोर्ट करते हैं, भरपूर सपोर्ट करते हैं। मैंने लिया और कहीं ना कहीं मैं काम चालू किया। मैं लगभग 1 महीने लगाया उसको रिनोवेट करवाने में। सब कुछ कंप्लीट होते होते मैंने खर्च कर दिए 10 से 12 लाख रुपए। अभी भी मेरे को कुछ नहीं पता कि कैसे क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस समय मेरे मम्मी पापा को बेचैनी होने लगी कि इतना सारा पैसा है, कैसे होगा, क्या होगा, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बिजनेस वाला नहीं है, ये कैसे करोगे। बहुत टेंशन होने लगी मम्मी पापा को। लेकिन मैंने समझाया कि देखो, ये समझो कि ये पैसे चले गए हैं और ये कहीं से वो नहीं है, ये ठीक है, 2-4-6 साल भर में मैं वो कर लूँगा, कवर कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, पटा लूँगा। धीरे धीरे मैंने मोबाइल में देखना चालू किया, कैसे मेन्यू बनेगा, कैसे क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें मैं करके कहीं ना कहीं मैं 2 जुलाई 2022 को द मोमो मेस की ओपनिंग कर दी। अब द मोमो मेस कहाँ से आया? जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं एनडीए के लिए जा रहा था, मैं आर्मी लवर था, मैं देशभक्त मेरे अंदर कूट के भरा था और आज भी भरा है। तो आपको पता है कि आर्मी में, एनसीसी में, कहीं पे भी खाना खाने की एक प्रॉपर जगह होती है जिसको कैडेट्स मेस कहते हैं। एक खाना खाने का जगह है जो उनका होता है। तो जो मेस वर्ड है, ये मेरे दिमाग में क्लिक किया कि वहाँ से आया। मेरे दिमाग में क्लिक किया कि इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे को ऐसे नाम जोड़ना था कि जो पूरे इंडिया में कहीं पे भी पेटेंट ना हो, जिसको मैं पेटेंट करा सकूँ, रजिस्टर करा सकूँ। उसके ढूंढने के चक्कर में मैंने मैस जोड़ा, वो हुआ द मोमो मैस। इसके पहले मैंने स्टार्ट किया था, जब स्टॉल स्टार्ट किया था तब वो था मोमो हाउस रीवा। मैंने 2 जुलाई को इसकी स्टार्टिंग की और ओपनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था। लोग आए, प्यार दिए, मोटिवेट किए, प्यार मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिली और हम आगे बढ़ते गए। हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ें बढ़ाई। बगल की दुकान खाली, उसको लिया। पीछे का एक और रूम खाली हुआ, उसको लिया। कहीं ना कहीं चीज़ें लगभग बड़ी हो गई थी, बहुत अच्छा चलने लगा। और आज जो आप मोमो मेस देख रहे हैं, जो रीवा के बीचों बीच संचालित है और रीवा में एक अच्छा नाम है, एक अच्छा पॉजिटिव, अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, वाइब दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इस चीज़ की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।